अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत चाहती है कि आने वाले सेनेट इलेक्शंस ओपन बैलेट के जरिए हो, ना कि सीक्रेट बैलेट के जरिए। इस हवाले से पहले हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस मांगी और अब हुकूमत ने यह ऐलान किया है कि वो इस हवाले से आईनी तरमीम लाने जा रहे हैं ताकि जो सेनेट इंतखाबात हैं वो ओपन बैलेट के जरिए किए जाएं और सीक्रेट बैलेट के जरिए ना हो। और जो करप्शन हमेशा से सेनेट के इलेक्शंस में होती आई है, जो खबरें आती रहती हैं कि पैसा चला है, पैसे की वजह से एमपीएस ने अपनी जो वाबस्तगी है वो बदल दी है और किसी और पार्टी को जाके वोट कर दिया है, ये सब कुछ बंद हो जाए। इस हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज ये कहा है कि बोलियां लगना शुरू हो चुकी हैं, रेट लगना शुरू हो चुके हैं और इसी वजह से हम आईनी तरमीम लाने जा रहे हैं, जबकि हमें पता है कि हमारे पास 2/3 अक्सरियत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि इसके बाद ये पता चल जाएगा कि कौन करप्शन का खात्मा चाहता है और कौन करप्शन को बचाना चाहता है। कि सेनेट इलेक्शंस में बोलियां लगती हैं, पार्लियामेंट प्रोविंशियल असेंबलीज की रेट्स लगते हैं। पॉलिटिशियंस को भी ये पता है क्योंकि अभी से ही रेट्स लगनी शुरू हो गई हैं। पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पहले हम अदालत में भी हम गए हैं, हम अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी लेके जा रहे हैं असेंबली में। दोनों मेन पार्टीज ने अपनी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर जो साइन किया था, दोनों ने कहा था कि ओपन बैलेट होना चाहिए। पता है सबको कि हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, उसके बावजूद हम ये बिल प्रेजेंट करेंगे ताकि सारी कौम के सामने कौन इस मुल्क में कोशिश कर रहा है करप्शन खत्म करने की और कौन इस मुल्क में ऐसे लोग हैं जो कि इस मुल्क में करप्शन को बचा रहे हैं। हुकूमत सेनेट इलेक्शंस ओपन बैलेट के जरिए करवाना चाहती है, लेकिन ऑपोजिशन उनको सपोर्ट नहीं कर रही। पीपल्स पार्टी ने भी मुस्तरद कर दिया है और एहसन इकबाल साहब नून लीग ने भी इस बात को मुस्तरद कर दिया है। कल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एहसन इकबाल साहब ने कहा कि हुकूमत को खौफ है कि उनके प्यारों को वोट नहीं मिलेंगे अगर सीक्रेट बैलेटिंग के जरिए सेनेट के इलेक्शंस हुए। उन्होंने ये भी कहा कि हम एक कॉम्प्रिहेंसिव इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हुकूमत को सेलेक्टेड अमेंडमेंट पे नहीं सपोर्ट करेंगे। आपको खौफ है कि अगर खुफिया बैलेट हुआ तो आपके प्यारे इलेक्शन हार जाएंगे। आज आप ओवरसीज के लिए इसलिए तरमीम ला रहे हैं कि आप अपने एक वजीर को एनआरओ देना चाहते हैं जो अदालत से डिस्क्वालीफाई होने के दाने पे खड़ा है, क्योंकि जब उसने कागजात नामजदगी दाखिल कराए थे वो गैर मुल्की शहरी था और आप उस एनआरओ पे तस्दीक की मोहर लगाना चाहते हैं कि एक कानूनी आईनी तरमीम के ज़रिए उसकी नाअहली ख़त्म हो जाए। अगर आप वाकई संजीदा हैं तो आइए ऑपोजिशन के साथ पार्लियामेंट्री कमेटी के ज़रिए एक कॉम्प्रिहेंसिव इलेक्टोरल रिफॉर्म पैकेज पे बात करें। जो 2018 के अंदर धांधलियां हुई हैं उनको हम कैसे रोकें और आइंदा मुल्क में जो इलेक्शन होगा वो कैसे शफाफ और मुनसिफाना हो सकता है, इस पर तो बात हो सकती है। अगर आप सिलेक्टिव तरामीम करनी चाहेंगे तो हम आपके इस खेल का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं हैं। ये मामला कैसे हल होगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और वफाकी वजीर फवाद चौधरी। फवाद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। फवाद साहब, इमरान खान साहब ने आज दोबारा ये कहा है कि हम आईनी तरमीम लेके आ रहे हैं ताकि सेनेट के इंतखाबात ओपन बैलेट के जरिए हो, सीक्रेट बैलेट के जरिए ना हो, लेकिन ऑपोजिशन इसमें आपको सपोर्ट नहीं कर रही है। ऑपोजिशन ये कह रही है कि हम किसी भी सेलेक्टिव अमेंडमेंट में आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, अगर बात करनी है तो फिर आप कंप्लीट पैकेज पे बात करें, कंप्लीट इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे बात करें। तो क्या ऑपोजिशन की ये तजवीज़ मानेंगे आप लोग? देखिए, सच्ची बात तो ये है कि अपोजिशन कोई टॉक्स वगैरह या रिफॉर्म्स वगैरह में इंटरेस्टेड नहीं है। वो सिर्फ एक ही काम में इंटरेस्टेड है कि आप हमारे साथ बैठें और हमारे केसेस के ऊपर या नैब लॉज को अमेंड करने के ऊपर बात करें। चाहे फैटफ के ऊपर आपकी बातचीत हो, चाहे नैब लॉ से मुतल्लिक कोई मामला हो या कुछ भी हो, उनको ले दे के अपने 8-10 केसेस से आगे वो सोचते नहीं है। और ये जो अमेंडमेंट है ये तो एक हैरानकुन, एक जो अपोजिशन का रवैया है वो हैरानकुन है। वो इस तरह हैरानकुन है कि देखिए जो COD है उसकी जो क्लॉज 23 है वो खुद बता रही है बार बार कि वो PMLN और पीपल्स पार्टी खुद कह रहे थे कि सेनेट का इलेक्शन ओपन बैलेट से होना चाहिए। सिर्फ चूंकि इमरान खान ने कह दिया है तो उसको हमने ब्लैकमेल करना है और हमने हर सूरत में एक ना एक अपना बार्गेन पोजीशन बनानी है, इसलिए पोजीशन सारी जो है वो दोबारा इस बात के ऊपर आ गई है, जो मैं समझता हूँ बड़ा ही अफसोसनाक रवैया है।
सेनेट के इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी के ऊपर हमेशा सवाल आते हैं। और इसलिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब ये तजवीज़ दी, और ये तजवीज़ उनकी पुरानी है, 2018 के इलेक्शन से पहले की है, कि जब वो कह रहे थे कि आप ये करें कि एक इलेक्शन, हम तो पहले तो हम सोच रहे थे कि इलेक्शन वैसे होना चाहिए जैसे अमेरिका में होता है, डायरेक्ट वोट से लोग आ जाएं, लेकिन अगर वो नहीं है तो फिर आप इसको हम ओपन बैलेट से कराएं। और इसके ऊपर तमाम पार्टीज का कंसेंसस था। लेकिन अब चूंकि इमरान खान ने ये बात कही है तो लिहाजा उनका प्रॉब्लम ये है कि वो कह रहे हैं कि कुछ ऐसा हो कि हम ये जो इलेक्शन है इसको किसी तरीके से हम दोबारा बार्गेन चिप के तौर के ऊपर यूज करें, तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। लेकिन फवाद साहब, यहाँ तो एहसन इकबाल साहब ओपनली कह रहे हैं कि हम आपसे बात करने के लिए तैयार हैं और इलेक्टोरल रिफॉर्म पैकेज पर बात होगी, अपने केसेस का जिक्र नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि सिर्फ ये पता चल जाए कि 2018 में क्यों धांधली हुई और आगे धांधली नहीं होनी चाहिए, इस पूरे पैकेज पर बात कर लें, सिर्फ सेनेट इंतखाबात पर नहीं। देखिए, पहली बात तो ये है कि इलेक्शन के ऊपर धांधली के लिए तो पहले दिन से एक कमेटी जो है वो हाउस में बनी हुई है। उस हाउस के अंदर जो है वो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस तय हैं और नून लीग को कहा गया था आप अपनी जो अमेंडमेंट्स हैं वहां पे लेके आए। आज तक वो आप अपने पॉइंट्स वहां पे लेके आए, एविडेंस वहां पे ले आए, आज तक वो वहां पे तशरीफ नहीं लाए। उसके बाद जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का पूरा बिल जो है वो इस वक्त कमेटी में पड़ा हुआ है, जो पीटीआई ने बना के दी थी, उनके ऊपर उनके जो आने थे कमेंट्स आने थे या जो अमेंडमेंट वो लाना चाहते हैं उस पर आनी थी, वो नहीं आया। ये तो सिर्फ डिले करने का और ये तरीका है कि हम इसको बात करेंगे और ये करेंगे। और एहसन इकबाल साहब की तो कोई क्रेडिबिलिटी ही नहीं है, वो बात कुछ करते हैं और उनकी बात होती कुछ और है। और इसलिए अपोजिशन का, जिस तरह से मैंने आपको अर्ज किया कि पहले भी उन्होंने फैटफ में जो कुछ किया उसके बाद उसमें उनकी क्या क्रेडिबिलिटी है, लिहाजा कौन उनकी बात सुनेगा। फवाद साहब, एहसन इकबाल ये भी कह रहे हैं कि हुकूमत खौफजदा है कि उनको वोट नहीं मिलेंगे, उनके लोग नहीं जीतेंगे, इसीलिए वो इस वक्त सीक्रेट बैलेट से ओपन बैलेट की तरफ जाना चाहते हैं। क्या ये वजह है जिसकी वजह से इमरान खान पुश कर रहे हैं? क्योंकि 2018 में भी केपी असेंबली से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपके 6 सेनेटर बनेंगे, लेकिन 5 बने थे। पीपल्स पार्टी सिर्फ 6 एमपीए पे 2 सेनेटर्स बनाने में कामयाब हो गई थी। तो क्या ये खौफ है, रिजेंटमेंट है पार्टी में, जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपके एमपीएस जो है वो किसी और पार्टी को वोट दे देंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि एक जो जिस तरीके से जरदारी पीपल्स पार्टी का एक बैकग्राउंड रहा है वोट खरीदने का, जिस तरीके से पीएमएलएन की सारी सियासत रही है वोट खरीदने की, तो जाहिर है वो ये कोशिश तो कर सकते हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है। पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी वोट खरीदने के लिए मामले में बड़े खुले दिल के लोग हैं, पैसे भी उनके पास बहुत है। लेकिन उम्मीद तो यही है कि इस वक्त जो माहौल है उसमें, और स्पेशली जब पिछली दफा ऐसा हुआ था और इमरान खान ने 20 के 20 एमपीएस को उठा के असेंबली से बाहर फेंक दिया था, डिस्पाइट दैट के बहुत बड़ी तादाद थी और उनको सारे कह रहे थे आप ऐसा ना करें। सो काफी लोग उससे सबक पकड़ेंगे और ऐसी कोई जरूरत नहीं करेगा। लेकिन 12 पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन कोशिश तो करेगी। हाँ, लेकिन देखिए, आप उनके ऊपर ये इल्जाम लगाते हैं कि वो पैसा चलाते हैं और एमपीएस को खरीदते हैं। दूसरी तरफ जब अदम एतमाद का वोट आया था सेनेट चेयरमैन के खिलाफ तो उनकी तादाद ज्यादा थी, 64 उनके लोग थे, लेकिन जब वोट हुआ तो उनके लोग कम हो गए। और वो ये इल्जाम लगाते हैं कि हमारे लोगों को, हमारे सेनेटर्स को धमकाया गया था, डराया गया था। तो अगर आप चाहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, साफ और शफाफ इलेक्शन हो, तो फिर इंक्वायरी उसकी भी होनी चाहिए, पता चलना चाहिए था क्या हुआ। क्योंकि उस वक्त वो आपके फेवर में गया तो आप उसकी तहकीकात नहीं करेंगे, आप सिर्फ आगे की बात करेंगे जहां आपको शक है कि वो पैसा चला सकते हैं। देखिए, बात यह है कि इसके ऊपर तो तहकीकात की थी पीएमएलएन वगैरह ने, लेकिन जरूरत नहीं हुई उन लोगों को निकालने की। फर्क इमरान खान में और पोजीशन में यही है ना कि इनकी वो मॉरल करेज नहीं है। जहां इमरान खान ने 20 लोगों को उठा के बाहर फेंका, ये आपने एक भी बंदे को फारिग नहीं कर सके। दूसरी बात है कि जब इस तरह के वाकयात से रोकथाम का क्या तरीका है? यही तरीका है ना कि आप ओपन बैलेट कर रहे हैं और लोगों को पता हो कि किसकी वोट किधर जा रही है, ताकि आपका ये मसला खत्म हो जाए। आप उसके ऊपर बैठने को तैयार नहीं है, वो आप करने को तैयार नहीं है। तो खाली जो है वो ये तो नहीं है कि अपने सेल्फ सर्विंग जो एक मोटिव्स हैं हर वक्त, सवाए इसके 24 घंटे एक ही रट है इनकी और रोना है कि हमें जो है वो हमारे केसेस जो है उनका कुछ कर दें। इसके अलावा ना कोई एजेंडा है, ना कोई सोच है, ना कोई समझ है, ना ही आगे चलने का तरीके का कोई लम्हा। लेकिन फवाद साहब, अगर आप समझते हैं कि एक इशू है जिसको रिजॉल्व होना है, तो फिर वो इस तरीके से तो नहीं होगा कि आप अमेंडमेंट लेके चले जाएं। आपके पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, ऑपोजिशन ने वाजे कर दिया वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, यानी कि आपकी अमेंडमेंट जो है वो मुस्तरद हो जाएगी पार्लियामेंट से, ये पास नहीं हो सकता ये बिल। तो फिर क्या होगा? फिर वही होगा, सीक्रेट बैलेट के जरिए जा रहे होंगे। तो अगर आप जेन्युइनली ये समझते हैं कि इसको
सेटल होना चाहिए मामले को, तो इंगेज तो करना पड़ेगा ना ऑपोजिशन को अगर आईनी तरमीम पास करवानी है तो। देखिए, एंगेज करने के लिए तो बिल्कुल आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ी देर पहले ये बात कही थी कि पार्लियामेंट बेहतरीन फोरम है और पार्लियामेंट के अंदर ये कमेटी के अंदर ये रहा है बिल, उनको चाहिए कि वो वहां पे आए और वो वहां पे आएंगे और बातचीत करेंगे। अगर वो समझते हैं कि कोई रिफॉर्म की तरफ भी जाना है, कोई इस्लाहात की भी बात करनी है, तो फिर अपोजिशन आएगी। बट आई डाउट दैट कि उनका कोई इस वक्त फ्रेमवर्क भी ऐसा है या माइंडसेट भी कुछ ऐसा है। सही, तो मतलब इस तरमीम का मकसद अब सिर्फ यही हो जाएगा कि आप लोग इस तरमीम के जरिए एक्सपोज करने की कोशिश करेंगे कि देखें हम तो चाहते थे कि सेनेट इलेक्शन सीक्रेट बैलेट पर ना हो ताकि करप्शन खत्म हो जाए, लेकिन ऑपोजिशन नहीं मानी और प्रैक्टिकली ये तरमीम पास तो नहीं हो सकती। लेकिन जाहिर है लोगों के सामने तो रखेंगे, कोशिश भी पूरी करेंगे कि पास हो, लेकिन अगर नहीं पास होती और अपोजिशन उसको वोट नहीं करती है तो कम से कम तारीख में और लोगों के सामने तो ये बात आ जाएगी ना कि ये किस किस्म के लोग हैं जो कि अपने इलेक्शन में सीओडी में क्या बात करते हैं और जब प्रैक्टिकल बात आती है तो उस वक्त उनका रवैया क्या होता है। जाहिर है जमहूरियत में लोगों के सामने असल चेहरा बेनकाब होना जरूरी होता है और ये भी एक वही एफर्ट होगा। अच्छा फवाद साहब, ये इस वक्त 50 करोड़ रुपए जो पार्टी ने हुकूमत ने देने का फैसला किया है तमाम एमएनएज एमपीएस को ताकि वो अपने हलकों में डेवलपमेंट का काम कर सके, इस पर भी ऑपोजिशन कह रही है कि ये एक सियासी रिश्वत है, पॉलिटिकल ब्राइब है और इसको इस्तेमाल किया जा रहा है सेनेट इलेक्शन से पहले ताकि जो आपके अपने एमपीएस और एमएनएज हैं वो वफादारी ना तब्दील करें। यही मकसद है इस वक्त 50 करोड़ रुपए देने का डेवलपमेंट के लिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो 50 करोड़ रुपए की जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज को मिल रहे हैं, एमएनएज को तो खैर नहीं मिल रहे, ये मिल रहे हैं अगले साल के बजट के बाद। सो सेनेट के इलेक्शन का तो उससे कोई ताल्लुक जो है वो नहीं है। कमिटमेंट तो दे दी है ना, मगर वो कमिटमेंट है लेकिन वो अगले साल के लिए ना, अभी के लिए तो नहीं है। और कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए देखिए शहजाद, जो बड़ी गलती पीटीआई की गवर्नमेंट से हुई है मेरे ख्याल में वो ये हुई कि जब हमने पहले साल हमें जो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन जो है हम नहीं करा सके। और मैं तो बहुत कहता रहा, मेरा ये नुक्ता था कि हमें फॉरेन लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन जो है वो जरूर कराने चाहिए। उसकी वजह से प्रॉब्लम ये हो गया है कि सूबों के अंदर कोई डेवलपमेंट फ्रेमवर्क जो है वो मौजूद नहीं रहा, जिसकी वजह से 2 साल से हमारा डेवलपमेंट का जो एक पूरे का पूरा स्ट्रक्चर है वो बहुत जो है उसकी हालत ख़राब है। और अब जब लोकल गवर्नमेंट नहीं है तो एक स्टॉप गैप के तौर के ऊपर आप क्या करेंगे? जाहिर है कि आपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज को जो है वो आपने डेवलपमेंट देनी है और वो डेवलपमेंट का यही फिर तरीका है। लेकिन बहरहाल मुझे उम्मीद है कि ये सिर्फ एक स्टॉप गैप होगा क्योंकि प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल वाजे हैं इस मामले में और वो समझते हैं कि लोकल गवर्नमेंट ही वो बेहतरीन निज़ाम है जिसके ज़रिए ये फंडिंग जो है वो होनी चाहिए। इसमें नाकामी क्यों हुई फवाद चौधरी साहब? क्योंकि जो बात आप कर रहे हैं वो इमरान खान साहब कई मरतबा कर चुके थे कि हम आते साथ ही बल्दियाती इलेक्शन करवा देंगे ताकि पैसा जो है वो लोकल गवर्नमेंट के जरिए खर्च हो, क्योंकि वो समझते थे कि जो रूट कॉज ऑफ करप्शन है जो ज़िया उल हक के दौर में शुरू हुई वो उसी वक्त हुई जब एमएनएज और एमपीएस को डेवलपमेंट फंड दिए गए कि वो अपने इलाकों में काम करवाएं। वो ये भी कहते थे ये काम नहीं है, दुनिया भर में कोई एमएनए एमपीए गली मोहल्ले या सड़कें नहीं बनवा रहा होता डेवलपमेंट फंड से, ये उनका काम नहीं है। तो ये क्यों फेल आप हो गए इसमें डिलीवर करने में? नहीं, ये बात आपकी सही है, इमरान खान तो बिल्कुल वाज़ेह थे, लेकिन हालात पहले तो जो सिस्टम बनाया गया लोकल गवर्नमेंट का उसको मैं ज़ाती तौर पे तो समझता था कि जो परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में सिस्टम है वो बड़ा अच्छा सिस्टम था और उसी को एक बेस बना के हमें आगे चलना चाहिए था। लेकिन वो सिस्टम इतना ज़्यादा तब्दील कर दिया कि उसके अंदर जो है वो मुमकिन ही नहीं था कि आप पहले साल में इलेक्शन करा सकते। उसके बाद फिर कोविड आ गया और कई हालात जो ऐसे जो है वो फिर ऊपर से जो सिस्टम है वो अभी तक संभल नहीं पाया और अब फिर जो है वो अमेंडमेंट होने जा रही है। सो कई जो लोग थे जो इस मामले में लगे रहे और उनसे वो, लेकिन फवाद साहब इसकी टाइमिंग इतनी सादा भी तो नहीं है। अब मुझे पता है और आप ये पब्लिकली भी आके कह चुके हैं कि आप वजीर आजम इमरान खान को, आप चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार को ये कहते रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए डेवलपमेंट फंड दिया जाए, लेकिन आज से पहले वो जारी नहीं किया गया। अब सेनेट इंतखाबात सर पर हैं और आप लोगों ने ये फंड की कमिटमेंट दे दी है कि अगले साल आपको ये फंड्स मिलेंगे, तो टाइमिंग इतनी सादा भी तो नहीं है ना, इसीलिए इल्जाम लग रहा है ना सियासी रिश्वत का। नहीं, वो सेनेट के इलेक्शन तो आगे, लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि ये या तो फिर होता ना कि 50 करोड़ भी दे रहे होते, तो अगर ये तो जून जुलाई के बाद के फंड्स हैं और वो इसलिए ऑब्वियसली आपने अभी दे दिया ना, इसके बाद तो 1 साल के बाद तो अगला इलेक्शन की तैयारी शुरू हो जाएगी, तो जो डेवलपमेंट शुरू होनी है वो इसी साल होनी है, उसके बाद तो नहीं होनी। अच्छा फवाद साहब, आप कह रहे हैं कि ऑपोजिशन बार बार एक ही चीज की रट लगाती है कि हमें एनआरओ दे दो या हमारे केसेस खत्म कर दो। एक रट आपने भी लगाई थी और आज से नहीं लगा रहे, इमरान खान साहब तो माशाल्लाह 25 साल से लगा रहे हैं कि
करप्ट है नून लीग, करप्ट है पीपल्स पार्टी, जब हम आएंगे तो करप्शन खत्म करेंगे, 90 दिन के अंदर बड़ी करप्शन खत्म हो जाएगी। लेकिन जो कल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है, सीपीआई इंडेक्स में पाकिस्तान 4 दर्जे नीचे गया है रैंकिंग में, पाकिस्तान का स्कोर बुरा हो गया है। आप लोग कह रहे थे करप्शन खत्म कर देंगे, या तो तासुर के आपकी हुकूमत माजी की हुकूमतों से ज्यादा करप्ट है, वो बढ़ता जा रहा है। देखिए, एक तो जो स्कोर बना है ज्यादा, वो तो जो जस्टिस सिस्टम है के ऊपर जो परसेप्शन है उस पर नीचे गया है, और बिल्कुल इसमें कोई शुबा नहीं कि जो जस्टिस सिस्टम में रिफॉर्म लाने का हमारा वादा था वो पूरा नहीं हुआ। और इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब कई दफा जो है कैबिनेट में लॉ मिनिस्ट्री को कह चुके हैं कि वो इसके ऊपर अमली इकदाम करे, लेकिन बहरहाल वो मामला स्लो है और उसके ऊपर डेफिनेटली हमें इकदाम करने की जरूरत है। इसी तरीके से जो दूसरा ज्यादातर मामला हैं वो सर्विसेज से मुताल्लिक है। मसलन अगर पुलिस से है रवैया, या पटवारी से है, या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर से है, वो सूबों को बहरहाल अपना मामला को देखना चाहिए। और सर्विसेज सेक्टर में ये मेरे ख्याल में तो ये बड़ा अच्छी रिपोर्ट है, और इसको जो जिम्मेदारान हैं उनको बैठ के देखना चाहिए कि कहां कहां पे वो इम्प्रूवमेंट क्या क्या लाएंगे तो परसेप्शन बेहतर होगी। और इन्होंने बड़ी मेहनत से आप कह रहे हैं कि ये अच्छी रिपोर्ट है। कल आपके जो बाबर अवान साहब है या शहबाज गिल साहब है, वो ये कह रहे थे कि ये डेटा पुराना इस्तेमाल हुआ है नून लीग के दौर का। पिछले साल भी जब रैंकिंग नीचे गई थी 2019 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट में, तो उस वक्त कहा गया था ये साजिश है, ये सब मिले हुए होते हैं, इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसीज होती हैं, और इसलिए पाकिस्तान के खिलाफ ये रिपोर्ट बनाई गई है और आपकी हुकूमत के खिलाफ ये रिपोर्ट बनाई गई है। लेकिन आप कह रहे हैं कि इससे सीखने की जरूरत है हमें। 100% देखिए, इसमें कुछ डाटा तो होगा, पुराना भी होगा, लेकिन नॉट विद स्टैंडिंग के पुराना है या नया, इसको छोड़े। और मेरे नज़र में जो ये रिपोर्ट है वो चाहिए, स्पेशली जो चीफ मिनिस्टर्स हैं हमारे, उनको चाहिए कि कैबिनेट की अपनी मीटिंग करें या सेक्रेटरीज के साथ बैठें, और ये जो सारा इंडेक्स है इसको बड़े गौर से पढ़ें और देखें कि कैसे इनकी परसेप्शन आप बेहतर जो है वो बना सकते हैं। और जो दूसरे हमारे जो जस्टिस सिस्टम के से मुंसलिक जो लोग हैं। हाँ, लेकिन फवाद साहब ये जो दो जो सोर्स डेटा सोर्सेज थे, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, रूल ऑफ लॉ, और दूसरा वैराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी जिसमें स्कोर नीचे गया है, जिसकी वजह से हमारी रैंकिंग नीचे गई है, वो सिर्फ जुडिशरी के या जस्टिस सिस्टम के हवाले से नहीं है। जो पहला वाला है रूल ऑफ लॉ, उसमें ये कहा गया था, ये सवाल 53 सवाल थे, और उसमें यह सवाल था कि कौन सी हुकूमती एहलकार जाती मफादात के लिए पब्लिक ऑफिस का इस्तेमाल करते हैं। उसमें सिर्फ जुडिशरी नहीं है, उसमें पुलिस भी है, मिलिट्री भी है, एग्जीक्यूटिव भी है, पब्लिक सेक्टर भी है। और इसी तरह वैराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी में भी सवाल ये किया गया था, सर्वे इस बात पे था कि ये इस बात का जायजा लेने की कोशिश की जाए कि सियासी करप्शन कितनी फैल रही है, चाहे वो हुकूमत में हो, कानून साज में हो, या जुडिशरी में हो। तो ये अक्रॉस द बोर्ड है, सिर्फ जुडिशरी की बात नहीं की। नहीं, ये जस्टिस सिस्टम के ऊपर है। देखिए, जहां तक सियासी पार्ट का ताल्लुक है ना, वो तो आपको इमरान खान को ये क्रेडिट देना पड़ेगा कि बड़े तवील अरसे के बाद एक ऐसी हुकूमत आई है जिसका 2.5 साल में कोई सिवाय ऐसे शौकिया कुछ बात करे तो करे, कोई स्कैम नहीं है कैबिनेट लेवल के ऊपर, ना ही जो चीफ मिनिस्टर्स हैं या प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर तो किसी का कोई शाइबा तक नहीं है। अदरवाइज तो 2.5 साल में आपने देखा बेनजीर भुट्टो, नवाज शरीफ, वो तो 2-2.5 साल में बिलियनर हो गए थे। इमरान खान के ऊपर, उनकी काबीना के ऊपर ये बहुत बड़ी कामयाबी है। मिसालें तो बहुत सी हैं। अगर पिछली केपी गवर्नमेंट की बात की जाए तो मालम जब्बा प्रोजेक्ट है, मेट्रो बस है, लेकिन अगर इस दौर की भी बात की जाए, आपने कहा कैबिनेट का कोई अमल दखल नहीं है। शुगर रिपोर्ट उठा के देख ले, सारे के सारे इशारे आपकी कैबिनेट की तरफ ही आते हैं, क्योंकि कहा गया कि जो शुगर माफिया वो लूट के ले गई, 46% जो मार्केट शेयर है वो आपके कैबिनेट में बैठे हुए लोगों का है ना, या जो सियासी तौर पे बड़े करीब है इमरान खान का, उनका है। ये तो मैंने कहा ना कि जैसे शौकिया फनकार जिस तरह से आपने बात की अभी, वो आप कर दें तो उसका तो कोई इलाज नहीं किया जा सकता ना। वो जो रिपोर्ट्स हैं वो आप मेंशन करेंगे, वो तो ऐसे शौकिया तौर पे मेंशन करेंगे ना, उसकी कोई शौकिया तौर पे आप लोगों ने उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि एफआईए को रिपोर्ट करेंगे, उसमें एक हिस्सा नैब को भेजेंगे, नैब इस पे इंक्वायरी करेगा। करप्शन नहीं है तो नैब को क्यों भेज रहे हैं फिर? थैंक यू वेरी मच। ये रिपोर्ट किसने करवाई थी? जी आप ही ने करवाई थी, और करप्शन के हवाले से ही करवाई है। तो फिर किसने, तो फिर एहतसाब ये किसने किया? लेकिन आप तो ये, लेकिन आप, हाँ एहतसाब, आप इस बात का क्रेडिट ले लें, लेकिन आप कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत में कोई स्कैंडल नहीं है। एक स्कैंडल है जो कि खुद हुकूमत, आप कह रहे हैं कि हुकूमत ने ही उस पर इनिशिएटिव लिया है।
कोई स्कैंडल नहीं है, किसी वजीर का कोई स्कैंडल नहीं है। जो अगर आप खुसरो बख्तियार का नाम लें या किसी का नाम लें ऐसे शौकिया तो आप ले सकते हैं, लेकिन हकीकत ये है उनके ऊपर कोई डायरेक्ट एलिगेशन नहीं आया। इसी तरीके से जो बाकी तमाम मामलात हैं, जैसे नवाज शरीफ साहब की 2.5 साल की हुकूमत में आप देखिए कि कितने बड़े स्कैम्स आए थे। बेनज़ीर भुट्टो की में तो आसफ जरदारी मिस्टर 10% हर बंदे की जुबान पे आ गया था। सो आई थिंक जहाँ पे क्रेडिट बनता है वहाँ क्रेडिट देना चाहिए, जहाँ पे गलती बनती है वो पॉइंट आउट करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे केसेस नवाज शरीफ के दौर में भी थे ना, एहसन इकबाल हो, ख्वाजा आसिफ हो, LNG स्कैम हो, वो भी मिसयूज ऑफ अथॉरिटी का है, कोई किकबैक या कमीशन का मामला तो नहीं है। और यहाँ पर भी मिसयूज ऑफ अथॉरिटी का ही मामला है ना जो आपकी हुकूमत पर आया है। शुगर स्कैम खुद इंक्वायरी कमीशन में जो आया है, किसी वजीर पे नहीं आया। तो फिर नैब किसकी इंक्वायरी करेगा, FIA किसकी तहकीकात करेगा, SCCP क्या तहकीकात करेगा? फिर मेरा ये ख्याल है वो कार्टल्स की कर रहे हैं, और कार्टलाइजेशन के खिलाफ इस हुकूमत ने सबसे बड़ा, चाहे वो शुगर का कार्टल हो, चाहे वो व्हीट का कार्टल हो, चाहे बाकी कोई कार्टल हो, सबसे बड़े। और कार्टल में 46% जो मार्केट शेयर है वो आप ही के हुकूमत बैठे हुए लोग हैं। ये मुझे नहीं पता कि 46% किसका है, लेकिन 45% तो नवाज शरीफ और जरदारी साहब का। 45% मेरे ख्याल से, आई थिंक वो रिव्यू एक दफा फिर करें उस रिपोर्ट को। 46% मार्केट शेयर उन लोगों का है जो इस वक्त हुकूमत में है। तो उन लोगों के खिलाफ ही तो फिर रिपोर्ट आई ना। ये बात तो इमरान खान को क्रेडिट देना कि अगर आप ये कह रहे हैं कि 46% वो लोग हैं, और अगर आप मतलब अगर आपके पास उस रिपोर्ट में सबूत हैं तो यू आर फ्री कि आप जाएं और नैब में दरखास्त दें और आप चलाएं उनके खिलाफ केस। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, इसके बाद सलीम साफ़ी साहब हमारे साथ होंगे। क्या वजह है कि अपोजिशन जो कि इस वक्त तहरीक चला रही है कि साफ और शफाफ इंतखाबात होने चाहिए, हमारे साथ धांधली हुई, वो इस वक्त सेनेट में ओपन बैलेट के खिलाफ है और हुकूमत को इस आईनी तरमीम में सपोर्ट नहीं करने जा रही। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन। ऑपोजिशन इस वक्त हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर है। ऑपोजिशन एहतजाज कर रही है और उनका मुतालबा है कि सियासत में मदाखलत नहीं होनी चाहिए, इलेक्शंस साफ और शफाफ होने चाहिए। लेकिन इस वक्त जब सेनेट इंतखाबात की बात हो रही है और हुकूमत ये कह रही है कि सीक्रेट बैलेट के जरिए इलेक्शन ना हो, ओपन बैलेट के जरिए हो, क्योंकि माजी के तमाम सेनेट इलेक्शंस में धांधली की आवाज़ें आती रही हैं, पैसा चलने की आवाज़ें आती रही हैं, इसलिए इसको ख़त्म करने के लिए ओपन बैलेट किया जाए। लेकिन ऑपोजिशन का कहना है कि ये उनको काबिल कबूल नहीं है। इसकी क्या वजह है, इसके लिए इस पर हम बात करेंगे और जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार सलीम साफ़ी साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम साफ़ी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। सलीम साफ़ी साहब, क्या वजह है कि ऑपोजिशन तो इस वक्त सड़कों पर है, तहरीक चला रही है हुकूमत के खिलाफ, 2018 में इंतखाबात जो हुए उस पर धांधली का शोर मचा रही है, लेकिन अब जब हुकूमत ये कह रही है कि सेनेट के इंतखाबात ओपन बैलेट के जरिए होने चाहिए तो ऑपोजिशन इसको सपोर्ट नहीं कर रही है। ऑपोजिशन ने साफ कह दिया है कि जो आईनी तरमीम आएगी वो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। क्या वजह है इसकी? देखिए शहजाद, ये हकीकत में सिर्फ अपोजिशन नहीं और सिर्फ हुकूमत नहीं बल्कि सब बेनकाब हो रहे हैं। जब इलेक्शन से पहले हम जैसे तालिब इल्म अर्ज़ करते थे कि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और PTI ये एक ही सिक्के के मुख्तलिफ रुख हैं, तो कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते थे। अभी आप देख ले कि दोनों साइड्स का मौक़िफ़ वो अखलाकियात पे और उसूलों पे मबनी नहीं है। दोनों का मौक़िफ़ इस वक्त वो माजी के मौक़िफ़ से यू टर्न है, हुकूमत का भी और अपोजिशन की दोनों बड़ी जमातों का भी, और दोनों का मौक़िफ़ माजी के उनके अमल के मुतरादिफ है। मसलन पहली बात तो ये है कि अगर इमरान खान साहब वाकई इरादा उनका ये है तो फिर पहली फुर्सत में ये काम कर दे कि जो चेयरमैन सेनेट के अदम एतमाद के मौका पे, ये जो बाकी उसकी तो ज़्यादा तफसीलात नहीं निकाली जा सकती, तो वो भी ला के सुप्रीम कोर्ट में रख दें ताकि पता तो चले कि पहले उस सेनेट के अंदर ऑलरेडी कितने कितने वो लोग हैं जिन्होंने अपने ज़मीर का उस वक़्त सौदा किया और अपनी पार्टी के शो एक तरफ हुए और वोट फिर दूसरी तरफ दे दिया। तो वो रिकॉर्ड तो निकाला जा सकता है, पहले वो कर लें। ये बाबरावान साहब जो आज उनको ये तरीके सिखा रहे हैं, ये तो कल तक जरदारी साहब को ये तरीके सिखाते थे। ये फ़रोग नसीम कल तक इल्ताफ़ हुसैन को ये तरीके सिखाते थे जो आज उनके आईनी गुरु बने हुए हैं। तो असल हम सब पे वाज़े है
कि जुल्फी बुखारी इसी तरह कुछ और पैसे वाले लोगों को इमरान खान साहब इलेक्ट करवाना चाहते हैं, और पार्टी के अंदर इतनी रिजेंटमेंट है कि उनको पता है कि शायद खुफिया वोटिंग में उनको वोट ना मिले, तो इसलिए वो ये करना चाहते हैं। जहां तक अपोजिशन का है, तो अपोजिशन पहले तो अगर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में आप लोगों ने ये बात की थी, तो अब आप उस मौक़िफ़ से क्यों पसपाई इख्तियार कर रहे हैं? दूसरा, अपोजिशन इन असम्बलियों को जाली कह रही है, और शायद हैं भी जाली। तो आप उन सूबाई असम्बलियों से सेनेट के इंतखाबात में हिस्सा लेके क्या सेनेट को भी जाली कराना चाहते हैं? हालांकि पहले आप लोगों ने सेनेट के इंतखाबात से पहले मुस्ताफ़ी होने की बात की थी। तो मेरे ख्याल में ये एक डर्टी पावर पॉलिटिक्स है। हाफिज साहब, आप समझते हैं कि कोई शॉकिंग रिजल्ट्स हो सकते हैं तहरीक इंसाफ के लिए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि पार्टी में रिजेंटमेंट है और अगर सीक्रेट बैलेटिंग हुई तो बड़ा सरप्राइज मिल सकता है। यही बात जो है ऑपोजिशन भी इस वक्त कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ आप खुद मिसाल भी दे रहे हैं कि जब अक्सरियत थी ऑपोजिशन की, उसके बावजूद चेयरमैन सेनेट के खिलाफ जो अदम एतमाद का वोट आया था वो कामयाब नहीं हुआ था। तो क्या वाकई पीटीआई खौफजदा है कि ऐसा हो सकता है? 2018 में भी हमने देखा था कि पीपल्स पार्टी की सिर्फ 6 नशिस्तें थी खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में और 2 सीट्स वो निकालने में कामयाब हो गए थे। तो यही खौफ है पीटीआई को दोबारा? क्या दोनों को अपना अपना खौफ है और दोनों अपनी अपनी जगह पे बेवसूली कर रहे हैं। मसलन अपोजिशन को तो ये खौफ है कि जो उनके साथ चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में हुआ, या उनको ये खौफ है जो उससे पहले जरदारी साहब और पीटीआई और उनके सरपरस्तों ने मिलकर उनके साथ बलूचिस्तान में किया, या फिर बलूचिस्तान के सेनेट के इलेक्शन में जिस तरह से हुआ, या फिर उस वक़्त जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई के एमपीएज वो बिल्कुल ऐसे बिक गए जिस तरह के बाज़ार में घोड़े बिकते हैं। तो उसी कंटेक्स्ट में अपोजिशन को भी ये खौफ है कि उनके साथ वो काम ना हो जाए, और यकीनन होगा उनके साथ, जो उनके साथ इलेक्शनों में हुआ है और दूसरी जगह पे हुआ है। इधर इमरान खान साहब को जो खौफ है वो दूसरी नौइयत का है। जाहिर बात है ताकत इस वक्त उनके पास है, और जो लोग ये काम कर सकते हैं, डरा धमका सकते हैं, वफादारियाँ तब्दील कर सकते हैं, वो अभी तक इमरान खान साहब के साथ है, तो उनको तो मुतमईन होना चाहिए। लेकिन आप जानते हैं कि उन्होंने पिछले 2-2.5 सालों में पार्टी को अमलन सस्पेंड कर दिया है। कहीं पे तंजीम का पता ही नहीं चल रहा। मसलन इस वक्त लोगों को मालूम ही नहीं है कि बलूचिस्तान का सदर कौन है, खैबर पख्तूनख्वा का कौन है। फिर इन एमएनएज को उन्होंने कोई घास नहीं डाली। एमएनएज तो क्या, परवेज खटक जैसे काबीना के अंदर बहुत सारे लोग भी वो तपे बैठे हुए हैं। हाँ, लेकिन आप 50 करोड़ रुपए दिए इलेक्शन से पहले उनको। नहीं, एक तो देखिए ये भी चीज़ है ना कि ये इमरान खान साहब बार बार कहा करते थे, और सियासत में करप्शन की बुनियाद जो ज़ियाउल हक साहब ने डाली वो इसी अमल के ज़रिए डाली थी कि एमएनएज और एमपीएज को ज़ियाउल हक साहब के दौर में पार्टी वो तरक्याती फंड्स देने शुरू हुए थे। इमरान खान साहब इसकी शिद्दत से मुखालफत करते थे। आज उन्होंने वही काम कर लिया जो करप्शन की जड़ है। बल्दियाती इंतखाबात तो वो नहीं करवा सके इतने सालों में, लेकिन दूसरी तरफ मैंने आपको बताया कि उनका असल मसला इस वक्त डर ये है कि वो तो या बाहर से मुख्तसर दौरे पे हफीज़ शेख और इस तरह के लोग जो मुख्तसर दौरे पे हुक्मरानी के लिए आए हैं, या उनके ज़रिए चला रहे हैं, या फिर चंद उनके चहीते हैं। तो खुद मैंने आपको, ये तो हमने पहली हुकूमत देखी है कि जिसमें एमएनएज एमपीएज ही नहीं बल्कि उनकी काबीना के बहुत सारे लोग भी तपे हुए बैठे हुए हैं। माजी में जो सेनेट इंतखाबात होते हैं उसमें धांधली भी होती रही है, और इस वक्त सबका मफाद अपना है और पावर पॉलिटिक्स इस वक्त हो रही है। लेकिन अगर असूल की बात की जाए, ताकि आइंदा ये शिकायत ना हो कि सेनेट इलेक्शन में पैसा लगा या ज़ोर ज़बरदस्ती किसी का वोट हासिल कर लिया, इसके लिए क्या ज़रूरी नहीं है कि आगे के इलेक्शंस जो हैं वो धांधली ज़्यादा ना हो, उसमें पैसा ना चले? उसके लिए ऑपोजिशन और हुकूमत को मिल बैठना चाहिए और इस बात पे इत्तेफाक करना चाहिए कि सीक्रेट बैलेटिंग से हमेशा मसला रहा है, ओपन बैलेटिंग कर लेते हैं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में दोनों पीपल्स पार्टी, नून लीग इस बात पे एग्री कर चुकी है, माजी में पीटीआई ये कह चुकी है कि ओपन बैलेटिंग होनी चाहिए। तो इस पर आपके ख्याल में इत्तेफाक करके एक असूली मौक़िफ़ नहीं अपनाना चाहिए दोनों साइड्स को? हाँ, तो उसूली मौक़िफ़ जो होता है वो फिर पार्ट्स में नहीं होता। उसूली मौक़िफ़ फिर सिलेक्टिव नहीं होता। उसूली मौक़िफ़ को अपनाने के लिए फिर ज़रूरी है कि पहले इसका तयन किया जाए कि गुज़िश्ता इंतखाबात फेयर थे या नहीं,
वो सिलेक्शन हुए हैं। फिर मैंने आपको बता दिया कि ऑलरेडी जो सेनेट है उसका मामला देखा जाए कि उसमें कितने जो है ज़मीर फरोश बैठे हैं और कितने जेन्युइन बैठे हैं, और फिर यकीनन उसके साथ ये भी होना चाहिए कि फ्यूचर के लिए वो ओपन बैलेटिंग किया जाए, ओपन वोटिंग की जाए। सही, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सलीम साफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, और पाकिस्तान के लिए बड़ी ज़बरदस्त खबर, 4 दिन में पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को शिकस्त दे दी, और इस पूरे मैच की हाईलाइट रही फवाद आलम की तीसरी सेंचुरी। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान की आज बेहतरीन परफॉर्मेंस, साउथ अफ्रीका को पहले टेस्ट में 7 विकेटों से हरा दिया, और जो नुमाया परफॉर्मेंस रही इस मैच में वो यासिर शाह की थी, नुमान अली की थी, और इसके अलावा अजहर अली ने भी ज़बरदस्त परफॉर्म किया। लेकिन जो हाईलाइट थी इस मैच की वो थे मैन ऑफ द मैच फवाद आलम, जिन्होंने सेंचुरी स्कोर की, और पिछले 3 मैचेस में ये उनकी दूसरी सेंचुरी थी। लेकिन उनको ये परफॉर्मेंस देने में और हमें ये परफॉर्मेंस देखने में 11 साल का इंतज़ार करना पड़ा है। फवाद आलम मुसलसल हर साल हर सीजन डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म कर रहे थे, रन्स का अंबार लगा रहे थे, लेकिन इसके बावजूद ना किसी सेलेक्टर ने उनको सेलेक्ट किया, ना किसी कप्तान ने उनको टीम में शामिल करने के लिए जोर दिया। 2 रोज पहले क्रिकइन्फो पे उमर फारूक का एक आर्टिकल शाया हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि 2009 से 2020 यानी कि 11 साल में पाकिस्तान ने 88 टेस्ट मैचेस खेले हैं। 7 चीफ सेलेक्टर्स आए जिन्होंने 40 नए खिलाड़ियों को मौका दिया, और इन 11 सालों में फवाद आलम ने फर्स्ट क्लास सेंचुरीज 26 फर्स्ट क्लास सेंचुरीज स्कोर की, 8000 रन बनाए 56.5 की औसत पर, लेकिन उसके बावजूद उनको मौका नहीं मिला। इसके अलावा भी फवाद आलम के पास कई रिकॉर्ड हैं। तमाम खिलाड़ी जिन्होंने पाकिस्तान में फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है उसमें सबसे ज़्यादा एवरेज जो है वो फवाद आलम का है, तकरीबन 56.3 का उनका एवरेज है, और 12000 रन बनाने वाले वो सेकंड फास्टेस्ट प्लेयर हैं। हनीफ मोहम्मद के बाद फवाद आलम ने सबसे तेज़ 12000 रन बनाए हैं पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट में। इसके बावजूद उनको मुसलसल नज़रअंदाज किया गया, और इंजमामुल हक साहब जो कि पाकिस्तान के ग्रेट बैट्समैन रहे हैं, जब वो चीफ सेलेक्टर थे तो फवाद आलम की परफॉर्मेंस के हवाले से उन्होंने क्या कहा था, सुनिए ज़रा। फवाद आलम का है, उसने बिल्कुल फर्स्ट क्लास में अच्छी परफॉर्मेंस दे रखी है। आखिरी टेस्ट मैच वो 2009 में खेला था, और ये इस तरह की परफॉर्मेंस है ना, इंग्लैंड का एक प्लेयर होता था राम प्रकाश, उसने भी बहुत दे रखी है, उसने 100 कर रखे थे, लेकिन वो इंग्लैंड की तरफ से नहीं खेल सका। इंग्लैंड में फर्स्ट क्लास में परफॉर्मेंस देना और इंटरनेशनल में थोड़ा सा फ़र्क है, एक तो ये वाली चीज़ है। और अब मेरे ख्याल में अगर इनके पास लड़के नहीं है क्योंकि जिस तरह लड़कों की परफॉर्मेंस है, तो मेरे ख्याल में उसको भी ट्राई कर लेंगे ये लोग। इंजमामुल हक जो कि चीफ सेलेक्टर थे कह रहे थे कि डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस उनकी बेहतर है, लेकिन हर खिलाड़ी जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करता है ज़रूरी नहीं कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्म करे। लेकिन जब डेब्यू किया था फवाद आलम ने, तो अपने डेब्यू मैच में उन्होंने 168 का स्कोर किया था, और सिर्फ 3 मैचेस उनको खेलने का मौका मिला था, जिसमें उनका 40 का एवरेज था, तकरीबन 250 रन उन्होंने बनाए थे। उसके बाद 11 साल के लिए उनको ड्रॉप कर दिया गया, और वो मुसलसल परफॉर्म कर रहे थे। फवाद आलम डिसअपॉइंटेड थे, लेकिन मुसलसल परफॉर्म करते रहे, और ये तस्वीर जो इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये डिटर्मिनेशन की है, ये मुसलसल मेहनत की है और लगातार मेहनत की है। ये तस्वीर आपको बताती है कि जब आपको मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा हो तो उस वक्त भी आपने हिम्मत नहीं हारनी है, और यही हुआ, और इसीलिए फवाद आलम ने अपने कमबैक पर 2 सेंचुरीज स्कोर की है। इस पर मजीद बात करेंगे। सिकंदर बख्त साबिक टेस्ट क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद हैं। सिकंदर बख्त साहब, पाकिस्तान की बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस भी रही, ये मैच 7 विकेटों से हम जीत गए, लेकिन फवाद आलम की परफॉर्मेंस यकीनन हाईलाइट थी। कमबैक किया है उन्होंने, और ज़बरदस्त कमबैक है, 2 सेंचुरीज मार चुके हैं अपने पिछले 3 मैचेस में। यहाँ पर भी जब वो बैटिंग के लिए आए 27 पे 4 थे, यानी कि टीम अंडर प्रेशर थी। कैसा रेट करेंगे उनकी परफॉर्मेंस को, और इतने अरसे तक बाहर रहने की क्या वजह आपको समझ आती है? क्योंकि हम तो ये कहते हैं कि टेस्ट मैच में सिलेक्शन का क्राइटेरिया फर्स्ट क्लास क्रिकेट है। 12000 रन बनाए हैं सेकंड फास्टेस्ट स्पीड पर, 57 का एवरेज है जो किसी फर्स्ट क्लास खिलाड़ी का नहीं है। क्या वजह नजर आती है आपको इतने अरसे तक बाहर रहने की उनके? सबसे पहले तो पाकिस्तान को बहुत बहुत मुबारक, इसलिए कि ये बहुत जरूरी थी जीत कि न्यूजीलैंड में हम इतनी अच्छी परफॉर्मेंस करके नहीं आए थे। एक तो मुबारक बात हो गई। अब दूसरी, अब हम जो उसकी इनिंग है वो आउटस्टैंडिंग इनिंग है, और आप जो वजह पूछते हैं मुझे खुद समझ में नहीं आता। हमने बड़ा उसको सपोर्ट किया था बैठ के कि भाई आप उसको खिलाएं। मैं बड़े जो सेलेक्टर साहब हैं जो जमाने के थे, उनके लोग अब यूट्यूब पे चला रहे हैं, उनके जो प्रीवियस थे वो ये कहते थे कि उनमें इतना क्लास नहीं है, उनकी वो क्वालिटी
नहीं है। इसी तरह दूसरे कमेंटेटर्स कह रहे थे कि जी वो तो T20 नहीं खेलते, तो उनको कैसे हम टीम में लें। तो ये मतलब ये कि एक अजीब सी कैफियत थी। आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि जो क्राइटेरिया होता है वो फर्स्ट क्लास में परफॉर्मेंस का होता है। जो लड़का अच्छी परफॉर्मेंस करता है आप उसको खिलाते हैं, अगर वो फेल हो जाए तो फेल हो जाए, कामयाब हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात होती है, इसलिए कि वो डिजर्व करता है। आज नोमान पिछले साल भी हाईएस्ट विकेट टेकर था, हम उसकी बात कर रहे थे अपने प्लेटफॉर्म पे बैठ के। इस साल भी वो नंबर 2 था, तो उसको खिलाया, उसने परफॉर्म कर दिया। तो इसी तरह हमें लोगों को खिलाना चाहिए। ये लाइकिंग डिसलाइकिंग हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है। अगर किसी को उसका स्टांस पसंद नहीं है तो वो पूरी जिंदगी क्या वो इसी चीज पे गुजार देगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको एक प्लेयर उसने देखे ना इतना जबरदस्त ये बात है, उसका स्टांस थोड़ा मुख्तलिफ है, अनऑर्थोडॉक्स प्लेयर है, लेकिन इसी तरह स्टीव स्मिथ जो कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन है इस वक्त, उनका भी बड़ा अनऑर्थोडॉक्स स्टाइल है। अगर स्टाइल पे ही जज करना है सिर्फ प्लेयर्स को तो फिर शायद वो भी पाकिस्तान टीम का हिस्सा ना बनते अगर पाकिस्तानी होते वो तो। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। यही एक लाइकिंग डिसलाइकिंग का जो मसला आ गया है ना कि यहाँ पर कि आपके पसंदीदा अगर लड़के हैं, देखिए मिसबा के साथ ये प्रॉब्लम चल रही है। जब वो कप्तान थे और जब वो कोच बने हैं, जब सेलेक्टर बने हैं, कि वो पुराने लड़कों पे डिपेंड करते हैं। अगर वो कोई लड़का अब कंप्लीट जब फेलियर हुए हैं वहां पर न्यूजीलैंड में, तो उन्होंने इनको चांस दिया है, वरना तो इनको भी चांस नहीं देते। इसी तरह मैं समझता हूँ कि जैसे कहते हैं ना ब्लेसिंग इन डिसगाइज, अगर शादाब अनफिट नहीं होते तो मोस्ट प्रोबेबली वो नोमान की जगह शादाब को खिलाते। तो हमें ये साहब, अभी मैंने इंजमामुल हक का ये शॉट सुनवाया जिसमें वो कह रहे थे डोमेस्टिक में जरूरी नहीं है जो शख्स अच्छा परफॉर्म कर वो इंटरनेशनल क्रिकेट भी अच्छा खेल सके। तो ये चीफ सेलेक्टर्स और जो सेलेक्टर्स के बारे में क्या कहते हैं, कहता है हमारा जो सिस्टम है। ताबिश खान उसको सेलेक्ट किया है, वो 34-35 साल का है, फास्ट बॉलर का डेब्यू 35 साल की उम्र में हो रहा है। नुमान अली 34-35 साल के हैं, यू आर पास्ट योर प्राइम। नहीं देखिए, एक और लड़का है जाहिद महमूद, वो भी दादू का है, वो भी 30s के रेंज में है और वो भी मुसलसल आउट कर रहा है। इज अ राइट आर्म लेग स्पिनर। अगर ये नहीं खेले 30 साल की उम्र में तो फॉल्ट किसका हुआ? सिस्टम का हुआ ना। हमारा सिस्टम ऐसा है कि जब वो लड़के एक दफा अंदर घुस जाते हैं वो निकलने का नाम नहीं लेते, या उनकी दोस्तियां जो है एक दूसरे के काम आ रही होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये सिस्टम का फॉल्ट है जो इतनी बड़ी एज में जाके कोई डेब्यू कर रहा है, किसी को 11 साल परफॉर्म करने के बाद भी चांस नहीं मिल रहा। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।